सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से प्लेसमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जो हमारे वॉरेन बफेट के रिलेटेड की सीरीज चल रही थी उसी का पार्ट होने वाला है, और ये होने वाला है 1985 के रिलेटेड का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चालू करते हैं। सो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम 2 लेसन कवर करेंगे। जो पहला लेसन होने वाला है उसमें हम बेसिकली जो ऐसे वर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं उनके बारे में बताने वाले। यानी अब तक हम बात कर रहे थे कि जो एकदम बेकार बिजनेस होते हैं उनकी बात कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस बताने वाले। ठीक है, सबसे खतरनाक सबसे खराब बिजनेस बताने वाले। एंड देन उसके बाद एक हम सबके दिमाग में प्रॉब्लम होती है कि भाई कोई एक बिजनेस है जो वर्स्ट भी नहीं है और बेस्ट भी नहीं है, बीच में कहीं पे आता है और वो बार्गेनिंग पे अवेलेबल है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो खरीदना चाहिए फिर नहीं खरीदना चाहिए। देन जो दूसरा लेसन होने वाला है उसमें हम आपको ईसॉप के बारे में बताने वाले। ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम। सो बेसिकली इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले कि कंपनी ये क्यों देती है, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, इससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होता है, इससे कंपनी के एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है और इससे इंट्रिंसिक वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चालू करते हैं। सो ये जो लेसन नंबर 1 है इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि 1985 में हमारी कंपनी के सामने एक धर्म संकट आ गया था। बिल्कुल सही सुना आपने, ये इंडियन सीरियल वाला ही धर्म संकट था। ऐसा मींस बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, धूम तरा नरा नरा धूमता धूमता धूम धूम तरा नरा नरा धूमता धूमता धूम धूम तरा नरा नरा धूमता धूमता धूम, और ऐसा खतरनाक धर्म संकट वाला गाना बज रहा था, ऐसे सीन हो रहे थे। और वॉरेन बफेट जाके कहते हैं कि जो हमारे सामने 2 ऑप्शन थे वो दोनों ही ऑप्शन बेकार थे, लेकिन हमें दोनों में से कोई एक चूज करना था। जो पहला ऑप्शन था वो ये था कि हमारी जो टेक्सटाइल बिजनेस है, यानी जो वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उसका जो मेन बिजनेस था वो पहले टेक्सटाइल बिजनेस का ही था। यानी वो कपड़े को बुनते थे, कपड़े की प्रोसेसिंग करते थे, उसको डाई करते थे, वो सब चीज़ें करते थे। ठीक है, सो कुल मिलाकर उनका मेन बिजनेस वही था, टेक्सटाइल बिजनेस। सो वे बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टेक्सटाइल बिजनेस है वो थोड़े टाइम से थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, हमारा जो ग्रोथ है ग्रोथ थोड़ा बहुत कम हो रहा है, फिर जो हमारी सेल्स थोड़ी बहुत नीचे हो रही है। और इसका जो मेन कारण है वो मेन कारण यही है कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो फॉरेन कंपनियां जो माल है, जो टेक्सटाइल है, जो कपड़ा है, वो हमसे भी सस्ते दाम में यहाँ पे अमेरिका की मार्केट में बेच रही है। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन ये था यहाँ पे हमारे सामने कि हम कुछ और पैसा इस बिजनेस में लगाए, टेक्सटाइल बिजनेस में थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करें और नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन खरीदें, जिससे जो हमारी एफिशिएंसी है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यानी हम कम पैसे में ज़्यादा कपड़ा बना पाएंगे, जिसकी वजह से हम हमारे जो कपड़े के जो प्राइजेस हैं उसको जो फॉरेन कंपनियां हैं उनसे भी, जो उनके जो कपड़े के प्राइजेस हैं उनसे भी कम कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी सेल्स थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। और अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद वो थोड़े टाइम तक अपने सेल्स को बरकरार रख पाएंगे। ठीक है, सो अभी थोड़े टाइम तक क्यों, थोड़े टाइम तक सेल्स को बरकरार इसलिए रख पाएंगे क्योंकि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो लोग भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको खरीदने वाली है, और अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं वो लोग भी नई टेक्नोलॉजी को खरीदने वाली है। और जो फॉरेन की कंट्री है, जैसे समझ जाए कि चाइना की कोई कंपनी है, सो वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है, या फिर इंडिया में लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे जो लोग तकरीबन सिर्फ 300 रुपये में दिन का 10 घंटा काम करते हैं, और अमेरिका में 300 रुपये से भी ज़्यादा, यानी तकरीबन 500-600 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा पैसा उनको 1 घंटे का मिलता है। ठीक है, सो ये फ़र्क है यहाँ पे लेबर कॉस्ट में, जिसकी वजह से वे कहते हैं कि लेबर कॉस्ट की वजह से हम जितना भी नई टेक्नोलॉजी लगा दें, लेकिन हम ये जो फॉरेन की कंपनियाँ हैं, यानी चाइना जैसी या फिर जो वियतनाम या फिर ऐसी सब कंट्रियों की, ऐसी सब देशों की जो कंपनियाँ हैं उससे हम हारते ही रहने वाले हैं। जिसकी वजह से वे कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और सो हमारा जो रिटर्न्स है, हमें पता है कि बिजनेस पे पहले से हमें बहुत कम रिटर्न मिल रहा है क्योंकि इसकी जो सिचुएशन है, हालात है वो बहुत ख़राब है पहले से ही, और अभी भी हालत ख़राब ही है क्योंकि जो कंपटीशन है वो पहले से उतना है और अभी भी उतना है। बेसिकली ये कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वे कहते हैं कि जो हमारे रिटर्न्स बहुत कम होने वाला है अगर हम और पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, तो उसमें हमें बहुत कम पैसा मिलने वाला है। उससे अच्छा हम ये जो पैसा है उसको एफडी में ही लगा देंगे। और वे कहते हैं कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो, हमारा दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे कुछ भी ना करें, हम यहाँ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट ना करें कंपनी में, और कंपनी की सेल्स कम होती जाएगी, जिसके बाद हमें कंपनी को बंद करना पड़ेगा, और अब तक हमने जितना भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो पूरा पैसा डूब जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन होता है तो आप क्या करते हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो अभी वॉरेन बफेट जी ने क्या किया, वॉरेन बफेट जी ने जो भी किया वो हम आपको आगे के लेटर में बताने वाले हैं। ठीक है, सो ये जो धर्म संकट था, ये जो क्वेश्चन था ये बहुत डिफिकल्ट था, और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमारे सामने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें सिचुएशन बार बार आती रहती है। उनके जितने भी मैनेजर्स हैं, उनके जितने भी मालिक हैं, उनके सामने सिचुएशन आती है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, सो स्टील बिजनेस वाले या
फिर जो पेपर मिल वाले हैं या फिर जो टेक्सटाइल बिजनेस वाले हैं, ये सब जितने भी बिजनेस वाले हैं, अगर आप भी ये सब कंपनियों को ओन करते हैं तो आपके सामने भी ये डिसीजन आता है, मीन्स आपके सामने भी ये सब जो सिचुएशन है वो आती है कि मीन्स आप क्या करोगे। आप पैसा वो लोन पे लेके अपनी नई टेक्नोलॉजी लगाओगे अपने बिजनेस में, लेकिन जिसके बावजूद भी आपके जो रिटर्न्स कम ही होने वाले हैं। जो सेल्स है, आपकी सेल्स का ग्रोथ थोड़े टाइम तक ही होने वाला है, ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपटीशन ही इतना है, ठीक है। या फिर ऑटो सेक्टर की बात करेंगे, ऑटो सेक्टर में भी यही होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि समझ जाए कि आपकी कोई ऑटो की कंपनी है और आपने इंडिया में पूरा अपना इतने लाखों करोड़ रुपये लगा के अपना पूरा प्लांट आपने सेटअप कर दिया, ठीक है, और आपने गाड़ियाँ बेचना चालू की। आपकी जो गाड़ी है वो ठीक ठाक बिक रही थी और वहीं पर मारुति सुजुकी ने अपनी जो कोई भी एक स्विफ्ट गाड़ी समझ जाए उसका प्राइस कम कर दिया। सभी सब जो पब्लिक है जो आपकी गाड़ी खरीदने वाली थी वो लोग स्विफ्ट को खरीदेंगे क्योंकि दोनों में फीचर एकदम सेम है लेकिन उनका प्राइस कम है। सो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इस बिजनेस में और पैसा लगाओगे, नई टेक्नोलॉजी लगाओगे, फिर नई टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करोगे बेसिकली, जिसकी वजह से आप भी जो स्विफ्ट मारुति सुजुकी जो स्विफ्ट है उसको थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते हो। लेकिन कुल मिला के जो मारुति सुजुकी है वो आपसे जीतने ही वाली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतनी मीन्स इतनी कार बिकती है, वो लाखों गाड़ी बिकती है हर साल, जिसकी वजह से मीन्स वो एकदम बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में वो रॉ मटेरियल खरीद सकती है। वो अपना जो प्लांट है उसको मीन्स समझ जाए कि एक ही ज़मीन के टुकड़े बहुत बड़ा प्लांट बना सकती है और उसी में मीन्स बहुत सारी अलग अलग कार भी बना सकते हैं उसमें। मीन्स उसके पास कुल मिला के बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हर बार वही जीतने वाली है। जिसकी वजह से हमारे हिसाब से आपको ऐसे कोई बिजनेस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, उससे बहुत दूर रहना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे दो ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जिसकी हमने बहुत बुराई की है इस चैनल पे, और वो दो बिजनेस है। एक है टेलीकॉम सेक्टर वाला बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, और जो दूसरा है वो है आईटीसी का होटल बिजनेस। और बेसिकली ये जो बिजनेस है वो बेकार है लेकिन वर्स्ट नहीं है। ये जो अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर का जो बिजनेस था वो अच्छा खासा था, ठीक ठाक था, उसमें जो रिटर्न्स थे रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद नवंबर 2016 में जियो आ गया, जिसके बाद तबाही मच गई उस सेक्टर में। और अगर हम वहीं पे होटल सेक्टर की बात करेंगे तो आईटीसी का जो होटल सेक्टर है या फिर जो आईटीसी के जितने भी होटल्स हैं उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि मीन्स कुल मिला के आईटीसी के जितने भी होटल है उसके पास एक ब्रांड पावर है। अगर आप कोलकाता जाओगे, आपको 5 स्टार होटल में रुकना है तो आप कहाँ रुकोगे? आप आईटीसी में ही रुकने वाले हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से इंडिया में आता है और उसको दिल्ली में रहना है तो दिल्ली में कहाँ रहेगा वो? आईटीसी में ही रहने वाला है, और आईटीसी में ही रहे थे वो, ठीक है। कुल मिला के मीन्स आईटीसी का एक मीन्स अच्छा खासा ब्रांड पावर है। लेकिन अगर हम टेक्सटाइल बिजनेस में देखेंगे या फिर ऐसे कोई बिजनेस में देखेंगे तो वहाँ पे ये जो ब्रांड पावर है वो इतना काम नहीं आता, ठीक है। और ये सब जो एडवांटेजेस है टेलीकॉम सेक्टर में या फिर जो आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो सबको देख के जो कुछ इन्वेस्टर होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं समझ के कि भाई ये कंपनी वर्स्ट तो नहीं है और मस्त हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि आईटीसी का इतना नाम है, ऐसा है वैसा है, सो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसा सोच के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इन हर एक चीज़ में प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। और अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके सामने एक ऑप्शन है जो वर्स्ट बिजनेस भी नहीं है और वो बेस्ट बिजनेस भी नहीं है, यानी वो ये जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसके जितना वर्स्ट भी नहीं है और जो कोको कोला है उसके जितना मस्त भी नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि कोको कोला बिजनेस इतना मस्त क्यों है, इतना एकदम एक नंबर बिजनेस क्यों है, हमारा फेवरेट बिजनेस क्यों है, सो आप हमारा प्लीज़ ये जो कोको कोला वाला जो सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए। मेरे सामने वहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से बताया कि ये जो वॉरेन बफेट जी है और हमें कोको कोला कंपनी इतनी पसंद क्यों है, ठीक है। तो कुल मिला के वो जो बिजनेस है वो कोको कोला जितना मस्त भी नहीं है और ये जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसके जितना वर्स्ट भी नहीं है, वो कहीं पे बीच में आता है और वो वहाँ पे बार्गेनिंग प्राइस पे अवेलेबल है। सो हमें क्या करना चाहिए अगर आपके सामने क्वेश्चन कभी आता है? तो मेरे हिसाब से इसका जो सबसे सिंपल आंसर है वो यही होगा कि आपको यहाँ पे हिस्ट्री का सहारा लेना चाहिए, आपको यहाँ पे इतिहास का सहारा लेना चाहिए। जो इतिहास है वो बहुत एकदम अच्छा शिक्षक है और वो बेसिकली आपको बता सकता है कि ये जो इंडस्ट्री है या फिर इसके जैसी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे पुराने समय में क्या हुआ था और हमें बेसिकली उससे सीखना चाहिए। अगर हम वहीं पे टेक्सटाइल बिजनेस की बात करेंगे तो जो टेक्सटाइल बिजनेस है वो यहाँ पे एकदम कमोडिटी टाइप बिजनेस में आता है, जिसकी वजह से जो अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे तो हमें पता है कि कमोडिटी टाइप वाले जितने भी बिजनेस है उनकी जो सिचुएशन है वो हमेशा खराब ही रहती है। अगर अभी खराब नहीं है तो आने वाले कुछ समय में खराब होने ही वाली है, ठीक है। सो इसके वजह से अगर हम हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बच सकते थे। लेकिन अगर हम वहीं पे टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो जो टेलीकॉम सेक्टर है वो थोड़ा बहुत कमोडिटी टाइप बिजनेस भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ब्रांडिंग पावर भी है। यानी
पहले ऐसा चलता था कि जो वोडाफोन का जो स्पीड है वो स्पीड बहुत ज़्यादा है, वोडाफोन का जो सिम कार्ड है उसका स्पीड बहुत मस्त आता है, 3G का या 4G का स्पीड बहुत मस्त है, तो मैं वही खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए। या फिर हमारे एरिया में आइडिया का कवरेज अच्छा आता है तो हम आइडिया का सिम कार्ड खरीदेंगे। या फिर कोई और एरिया में समझ जाए जहाँ पे मैं जॉब करने जाता हूँ, तो वहाँ पे एयरटेल का सिम कार्ड का नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, तो हमें वो सिम कार्ड खरीदना चाहिए। सो मीन्स उसमें थोड़ा बहुत ऐसा था। तो वहाँ पे हिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत ऐसी इंडस्ट्री बहुत कम थी, और जो उनके रिटर्न्स काबिल तारीफ थे। तो जो बिजनेस था वो अच्छा खासा था, मीन्स मस्त से थोड़ा बहुत कम था, मस्त से या फिर बेसिकली जो बेस्ट बिजनेस था उससे थोड़ा बहुत कम था, लेकिन वर्स्ट से बहुत ऊपर था जब तक जियो यहाँ पे नहीं आया। यानी अगर आपने समझ जाए कि 2015 में जियो के आने के पहले उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आप इन्वेस्ट कर सकते थे सोच के कि भाई बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। सो कुल मिला के यहाँ पे कभी कभी कोई बातें हैं वो थोड़ी बहुत किस्मत पे भी रह जाती है, ठीक है। सो इसलिए आपके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, सो आपको यहाँ पे हिस्ट्री का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मेरे सामने सिचुएशन आ गई कि मुझे कोई एयरलाइन की कंपनी है, वो मुझे बार्गेन प्राइस में मिल रही है, सो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। मुझे एयरलाइन इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है पता है, सो बेसिकली मैं उसको छूंगा भी नहीं, मैं उस कंपनी को मीन्स देखूंगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन राकेश झुंझुनवाला जी ने यहाँ पे अक्षा या फिर बेसिकली जो आकाश एयरलाइन है उनका, सॉरी मैंने अक्षा बोल दिया, लेकिन आकाश एयरलाइन में उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी है। देखते हैं, मीन्स वो बहुत एकदम अच्छा खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट होने वाला है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, ठीक है। सो जैसे एयरलाइन चालू होता है उसके बारे में हम केस स्टडी वो सब वीडियो भी ला देंगे, ठीक है। सो बने रहेगा हमारे चैनल पे, ठीक है। सो यही था लेसन नंबर 1, अभी चलेंगे लेसन नंबर 2 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 2 है उसमें वरुण मुखर्जी ईसॉप के बारे में बताते हैं। सो ये ईसॉप क्या होता है? ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समझ जाए कि मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी के जितने भी टॉप एकदम CEO है या फिर टॉप मैनेजर्स है, वो सबको मैं अपनी ही कंपनी के साथ बांध के रखने के लिए, अपनी कंपनी के साथ मीन्स वो मेरी कंपनी में नौकरी करे, कहीं और वो दूसरी कंपनी में ना चले जाए, इसलिए मैं उनको अपनी कंपनी के कुछ शेयर बोनस में दूंगा, या फिर बेसिकली मैं उनको थोड़ा बहुत बोनस दूंगा, ठीक है। यानी मीन्स बेसिकली मुझे वो बंदे बहुत पसंद है, मुझे वो बंदे को अपनी ही कंपनी में नौकरी पे रखना है, सो बेसिकली मैं उनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दूंगा, उनको थोड़ा बहुत बोनस दूंगा, और उनको बोनस में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के रूप में दूंगा। इससे होता क्या है? इससे बेसिकली कंपनी को थोड़ा बहुत टैक्स में भी फायदा होता है, ठीक है। सो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम है वो कुछ चलता ऐसा है कि मैं बोनस में या फिर सैलरी के रूप में मैं अपने एम्प्लॉय को स्टॉक्स दूंगा अपनी कंपनी के, एंड देन वो जो एम्प्लॉय है उसके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, वो चाहे तो स्टॉक को बेच सकता है, यानी एक ऑप्शन रहेगा कि वो यहाँ पे अपने स्टॉक को बेच सकता है और अपना पैसा निकाल सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि वो जो स्टॉक है वो अपने पास रख सकता है। जब स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा तब वो उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं यूज़ करने के बाद उस शेयर को, यानी जो अपना ऑप्शन है उसको शेयर में कन्वर्ट करके वो शेयर को अपने पास रख सकता है, ठीक है। यानी कुल मिला के मीन्स वो उस कंपनी के शेयर अपने पास रख सकता है, चाहे तो बेच सकता है, चाहे तो रख सकता है, ठीक है। सो इससे होता क्या है? इससे फ़ायदे ये होते हैं कि वो जो बंदा है वो कंपनी के पास रहेगा क्योंकि हम उसको अच्छा खासा बोनस देते हैं, और जिसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा होगा। देन जो दूसरी चीज़ है वो ये होता है कि अगर मैंने उस मैनेजर को समझ जाए 5-10 लाख का स्टॉक ऑप्शन दे दिया, यानी 5-10 लाख के कंपनी के शेयर उस बंदे को थमा दिया, सो भी बंदा ये सोचेगा कि भाई मैं इस कंपनी का भी मालिक बन चुका हूँ, और अगर मुझे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाना है, यानी खुद का जो बोनस है उसको बढ़ाना है, सो मुझे इस कंपनी को अच्छे से अच्छी जगह पे लेके जाना पड़ेगा। यानी बेसिकली कुल मिला के मुझे इस कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी करके बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो कुल मिला के इससे जो हमारी कंपनी है उसको ये फ़ायदे होते हैं, और अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर वो इंक्रीज़ होगा सो हम एज एन शेयर होल्डर हमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी बात ऐसी होती है कि जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो ऑलमोस्ट हर एक मैनेजर को ये दे देता है, स्टॉक ऑप्शन दे देता है, जिसकी वजह से मीन्स जो वो मैनेजर के नीचे कोई बंदे रहते हैं उनको स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता। सो वरुण मुखर्जी यहाँ पे कहते हैं कि स्टॉक ऑप्शन हमेशा ऐसे बंदे को दिया जाना चाहिए जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ़ है, ठीक है। सो आपको कभी भी आप देखते हो कि भाई इस कंपनी ने स्टॉक ऑप्शन दिया इतने लाख का या फिर इतने करोड़ का, सो आपको ये देखना चाहिए कि भाई वो जो स्टॉक ऑप्शन दिया है वो सही बंदे को दिया जाए, मीन्स बेकार बंदे के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। और इससे हमें सीखने क्या मिलता है? इससे हमें 3 चीज़ें सीखने मिलती है। पहली चीज़ हमें ये सीखने मिलती है कि जब भी हम किसी कंपनी के इंटरेस्ट का जो निकालते हैं DCF का मेथड का इस्तेमाल करके, यानी DCF मेथड का इस्तेमाल करके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, तब हम वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में जितने भी शेयर्स है उसके अंदर हमें यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जितने भी दिए गए उसको भी ऐड करना पड़ेगा। यानी समझ जाए कि कंपनी के कुल मिला के 100 करोड़ शेयर है, ठीक है, और उस कंपनी ने इस साल तकरीबन 1 करोड़ स्टॉक ऑप्शन इशू किए, ठीक है। सो भी 1 करोड़ स्टॉक ऑप्शन इशू किए। सो जब भी आप उस कंपनी का इंटरेस्ट को निकालोगे, सो उसका इंटरेस्ट को निकालने के बाद आपको उस नंबर को 100 करोड़ से क्या बोलते हैं
डिवाइड नहीं करना है, उसको 101 करोड़ से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 100 करोड़ शेयर पहले से ही थे और इस कंपनी ने अभी 1 करोड़ शेयर अपने एम्प्लॉइज़ को एज ए स्टॉक ऑप्शन दिया है, ठीक है। सो उसको भी ऐड कर देना है। अभी उस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको 101 करोड़ से डिवाइड करोगे, देन जो भी वैल्यू आएगी वो होगी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। एंड देन जो दूसरी बात ये है कि आप ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम है, ESOP है बेसिकली, इससे आप जान पाओगे कि भाई कौन सी मैनेजमेंट है वो असली में कंपनी का भला चाहती है और कौन सी मैनेजमेंट है वो सिर्फ अपना पेट भरना चाहती है, ठीक है। सो इससे आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी। मीन्स आपको मिला कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसकी इंटीग्रिटी चेक कर पाओगे कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी में किस बंदे को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें और उससे रिलेटेड सब चीज़ों से आप जो मैनेजमेंट है उसकी इंटीग्रिटी पता कर पाओगे। तो जो तीसरी चीज़ हमें सीखने मिलती है, और तीसरी चीज़ ये है कि जो एप्रिसिएशन है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपके आजू जितने भी लोग रहेंगे, आपके दोस्त रहेंगे या फिर आपकी मम्मी रहेगी, पापा रहेगा, आपका भाई रहेगा, बहन रहेगा, या फिर आपकी वाइफ रहेगी, आपका बेटा रहेगा, सो वो सबको आपको बेसिकली अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको मीन्स ऐसा थैंक यू बोलना चाहिए बार बार मीन्स उनकी तारीफ करनी चाहिए। उससे होता क्या है, जो संबंध है संबंध और अच्छा होता है। और बेसिकली मीन्स एक कोट है, वो कोट कुछ ऐसा है कि मैं कभी भी किसी भी इंसान का बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने भी अच्छी बातें मुझे पता होगी वो बातें मैं तुरंत ही बोलूँगा। यानी आपको अच्छी बातें हमेशा बोलनी चाहिए और किसी भी इंसान के सामने उसकी बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपका वो दोस्त है या फिर मीन्स बहुत क्लोज फ्रेंड है या फिर आपका पार्टनर है या फिर समझिए आपकी वाइफ है या फिर आपका हस्बैंड है, सो बेसिकली आप उसके सामने एकदम सच्चाई वाली बातें कर सकते हो। सो भी आप मुझसे बोलोगे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट का चैनल है, मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। लेकिन ये जो रिलेशंस होते हैं, जो रिलेशनशिप होती है वो एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। हमें इसको एकदम एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हम इसमें जितना एफर्ट डालेंगे, जितना पैसा डालेंगे, उतनी ये जो रिलेशन है वो अच्छी ग्रो करने वाली है, ठीक है। सो जो वीडियो थी यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप हमें भी अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी एक वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत ज़्यादा आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।